नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं पैराजंबल का दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। स्पेशली ये लेक्चर मैंने मेंस वाले बच्चों के लिए प्रिपेयर किया है। जब भी आप मेंस में अपीयर होते हो, स्पेशली हिंदी भाषी जो बच्चे हैं वो पैराजंबल को लेकर बहुत परेशान होते हैं। इसके पहले एक लेक्चर मैंने और अपलोड किया है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सारे के सारे लोग दोनों लेक्चर जरूर देख के जाओ। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि बस एक दिन बचा हुआ है पेपर का या कुछ का 2 दिन बचा हुआ है, तो ये वीडियो इस टाइम पे देखना जरूरी है। बिल्कुल देखना जरूरी है। आज जो मैं बता रहा हूँ और इसके पहले जो मैंने बताया पैराजंबल, ये पैराजंबल सॉल्व करने के बड़े यूनिक तरीके हैं और इसमें कुछ नया सीखना नहीं है। मैं वही तरीके इस्तेमाल कर रहा हूँ या वही चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ जो ऑलरेडी आपको आता है। जैसे ग्रामर आपने तमीज से पढ़ा है। अभी क्या है, पैराजंबल जो सॉल्व करते हो आप सेंस से करते हो, मिला मिला के करते हो। मैंने यूट्यूब पे लगभग सारे शिक्षकों की वीडियो खंगाली है जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। वो भी आपको मिला मिला के मीनिंग बता बता के आपको बताते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में अपियर होते हो तो भैया देखो, आपके पास होता है चंद सेकंड, वहां पे ना मिल पाता है ना मीनिंग निकल पाती है। मैंने लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया है, मैंने आपको सिखाया है कि ग्रामर से कैसे सॉल्व करोगे। आज उसी सीरीज में एक और लेक्चर अपलोड कर रहा हूं ताकि उसका एक्सटेंडेड वर्जन भी आपको बता सकूं। दोनों वीडियो एक बार आप देख लो, 2x पे देखना मैं मत, आराम से स्लो मोड पे देखना ताकि आप इसे सीख जाओ और एग्जाम में जाके इसे अप्लाई कर पाओ। वो जो क्लू दिए होते हैं पैराजंबल में ऑप्शंस में, वो क्लू देखना मैं सिखा रहा हूं और वो सारी चीजें आपको आ रही है। बाकी शिक्षकों ने इस चीज को सिखाया नहीं है और मेरी इस वीडियो के बाद हो सकता है कि बाकी शिक्षक भी इसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। इसके पहले भी मैंने इस चीज को सिखा रखा है और वो शायद प्लेलिस्ट में कहीं वीडियो गुम हो गई होगी, आपने देखा नहीं होगा। तो ये मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं उन्हीं को लेके उन्हीं पे सिखा रहा हूँ। जो आपके पेपर में आ रहे हैं उन पे कैसे आप अप्लाई करो। तो देर नहीं करता हूँ, चलो स्टार्ट करता हूँ। और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखना, कोई मिड में मत बंद करना, कोई कहीं मत बंद करना, पूरा कंप्लीट करना, तभी आप सीख पाओगे पैराजंबल सही से। जैसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया है और इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करके देखो आपको कितना समय लग रहा है। मैं अभी आपको सिखा दूंगा तो इस क्वेश्चन को 2-1 सेकंड में पढ़ने के बाद 2-1 सेकंड में ऑप्शन टिक कर जाओगे। लेकिन अगर ये चीज नहीं जानते हो तो पॉज करके खुद ही आप टाइम चेक कर लो कि इसको टिक मारने में आपको कितना समय लगेगा। अच्छा, मैं एक रूल ही बता देता हूं, उस रूल के बाद इसको टिक कर देना, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं। जैसे अगर आपको एक बात ये पता हो कि कुछ ऐसे कनेक्टर होते हैं, कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनसे हम पैराग्राफ को एंड करते हैं, या किसी ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में अगर वो मिल जाए, जैसे मैं बोलूं दज मिल जाए, ठीक है ना, देयरफॉर मिल जाए, देयरफॉर मिल जाए, देयरफॉर मिल जाए, ठीक है ना, फाइनली मिल जाए, ऑल इन ऑल मिल जाए, ऑल इन ऑल मिल जाए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन होते हैं इनसे हमेशा चेक करो। जैसे ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है और ऑप्शन डी दिया हुआ है, या 1 2 3 4 कैसे भी दिया हो, ये देखो इस वाले ऑप्शन से क्या ऐसा तो नहीं है कि एक ही जो है ऑप्शन आपका एंड हो रहा है, एक ही ऑप्शन एंड हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वही वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इस रूल को जानने के बाद जो है जरा ध्यान से इस सवाल को पढ़ो। सवाल दिया हुआ है, कनाडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट। बी दिया है फॉरेस्ट प्रोडक्ट देयरफॉर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट देयरफॉर दिया ना, देयरफॉर। अब मैं ध्यान से और आगे पढ़ूंगा। हैव बीन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ कनाडा फॉर मोर देन ए सेंचुरी। A large part of Canada is covered with coniferous trees. D है pulp and paper are the two most important forest products. जैसे मैंने देखा therefore लिखा हुआ है, मैं देखूंगा बी से कौन से ऑप्शन इंड हो रहा है। एक ही ऑप्शन इंड हो रहा है और मेरा सवाल का जवाब हो गया। अगर ये चीज आपको पता है तो इस सवाल को सॉल्व करने में कितने सेकंड लगेंगे? 2-3 सेकंड लगेंगे। पर अगर ये आपको पता नहीं है तो आपको समय बहुत लगेगा। सिर्फ इतने ही कीवर्ड्स नहीं है। अगर मैं कंजंक्शन की बात करूं तो सारे नोट कर लो। इसमें मैं बता देता हूं कौन कौन से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सबसे जो ज्यादा मिलता है वो दज मिलता है, बहुत ज्यादा परसेंटेज है इसके। उसके बाद देयरफॉर मिलता है। आप जरा ध्यान से देखोगे इन समरी देखने को मिलेगा, फाइनली मिलेगा। अच्छा, फाइनली में डबल एल होता है ना। मेरी स्पेलिंग बड़ी खराब है यार। टू कंक्लूड, मैं इंग्लिश का मास्टर हूं पर मेरी स्पेलिंग बड़ी खराब है। टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं टिक लगा रहा हूं ये एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलेगा। हेंस बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट देखने को मिल सकता है, इन शॉर्ट, ब्रीफली मिल सकता है, ऑल इन ऑल मिल सकता है। पर इन दो का परसेंटेज बहुत हाई रहता है, इन दो का परसेंटेज, और हेंस का भी परसेंटेज बहुत हाई रहता है। तो ये तीन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे आपके पैराजंबल के क्वेश्चंस में। जब भी इनसे मिले आप हमेशा ऑप्शन चेक करो कि कोई एक ऑप्शन तो इनसे एंड नहीं हो रहा है। अगर एक ऑप्शन एंड हो रहा है तो 99% जो है प्रोबेबिलिटी है जो है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। और एग्जाम में अगर आपको 99% पता हो कि हाँ भाई ये सही होगा,
आंख बंद करो, टिक मार दो, 1% का रिस्क लेना बनता है। अगर 1% का रिस्क नहीं ले रहे हो तो फिर क्या रिस्क ले रहे हो, तो थोड़ी तो रिस्क लेना बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका समय बचाने के लिए कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है ताकि एक्सप्लेन करते वक्त समय ज्यादा ना लूं, मेंस का समय चल रहा है। सवाल जरा देखो, व्हाट वाज सपोज टू बी हॉलिडे ऑफ ए लाइफ टाइम टर्न्ड इनटू अ डेंजरस एक्सपीरियंस फॉर 1300 पैसेंजर ऑन ए क्रूज शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्वे। The Norwegian government decided to evacuate the passengers with the help of helicopters. The ship broke down in rough seas and high-speed winds caused it to rock heavily from side to side. From the first 371 evacuated passengers, 17 had to be taken to hospital. इस चीज को जरा ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने लास्ट वाली क्लास में कुछ सिखाया था। लास्ट वाली क्लास में सिखाया क्या था कि आर्टिकल ए के साथ कोई नाउन हो, जरा ध्यान से देना, और आर्टिकल दा के साथ कोई नाउन हो, आर्टिकल दा के साथ कोई नाउन हो, तो ये वाला ऑप्शन पहले आता है। अब इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है तो अपना समय बचेगा। अब जब बात कर रहे हैं एक क्रूज शिप की और 10 शिप की बात, तो सबसे पहले शिप को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद आर्टिकल दा के साथ उस शिप को मेंशन करेंगे। आपके जो ऑप्शन है या तो ए से स्टार्ट है या तो सी से स्टार्ट है, तो सी ए से पहले आ नहीं सकता, इस वजह से ये दो के दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अब आपके पास बचा हुआ ए ऑप्शन, और दोनों ऑप्शन में देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, डी से एंड हो रहा है, तो मतलब आपको बी और सी के बीच में पता करना है, बी पहले आएगा या सी पहले आएगा। डी से तो एंड हो रहा है, बी पहले आएगा सी आएगा, ये आपको पता करना है। फिर बी और सी के बीच में बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखो, सी को अगर पढ़ोगे इतना तो पढ़ोगे, सी में क्या बोल रहा है कि जो शिप है वो टूट रहा है, और बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है पैसेंजर को इवैक्यूएट करने का हेलीकॉप्टर से। तो जब तक शिप टूटेगा नहीं, ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, जब तक शिप टूटेगा नहीं, ये कुछ वर्ड है, ठीक है ना, ट्रांजिशन वर्ड जिसको बोलते हैं, जिससे आप ये समझ पाते हैं कि कहां से बदलाव हो रहा है चीजों का। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे शिप पहले ब्रोक हो रहा है, तो जब तक ये टूटेगा नहीं, हिंदी में बोलूं तो जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक खाली क्यों कराओगे भाई, तब तक खाली क्यों कराओगे। थोड़ा थोड़ा थीम तो समझ में आ जाता है हिंदी भाषी बच्चों को। इसका ये मतलब है जो हमारा सी है वो बी से पहले आना चाहिए, सी बी से पहले। जरा दोनों ऑप्शन में देख लो, इसी का सीक्वेंस बताना, तो हमने पता कर लिया कि सी बी से पहले आएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन डी सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द मूव फॉलोज लास्ट वीक्स फैटल इथोपियन एयरलाइंस क्रैश, ठीक है ना। फिर बी दिया है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग हैज ग्राउंडेड द एंटायर ग्लोबल फ्लीट ऑफ इट्स 737 मैक्स एयरक्राफ्ट। सी दिया है, लास्ट अक्टूबर ए प्लेन फ्रॉम द इंडोनेशिया बेस्ड Carrier Lion Air had also crashed under similar circumstances. D दिया है, that was the second time in 5 months a 737 Max has crashed. जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कहीं लिखा हो किसी नाउन के साथ, जैसे मूव लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो जब मैं मूव लिखूं तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जैसे मैं द मूव लिख दूं, ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि मूव का वर्णन कहीं किया गया है, उसके पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मूव मतलब कोई डिसीजन लिया गया है, कोई डिसीजन लिया गया है, तो आपको ये देखना है कि कोई एक ऐसे एक्शन की बात हो रही, कोई एक ऐसे डिसीजन की बात हो रही है जो इसके पहले हुआ होगा, तो ए से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है जो मैं बात समझा रहा हूं ग्रामर से। आर्टिकल दा लगाने का मतलब है किसी के पहले, कि भैया उसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया है, किसी फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो हमें इससे ये पता चलता है, इससे तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हमने हटा दिया। फिर उसके बाद हम सी में देख रहे हैं, ऑल्सो लगा हुआ है। ऑल्सो की बात जब हम करते हैं तो जैसे लिखा है ऑल्सो क्रैश्ड, तो ये दो बातें बताता है, एक तो सी से हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, है भी नहीं। ऑल्सो के बाद एक शब्द दिया हुआ, जरा ध्यान से देखो, ऑल्सो के बाद हमेशा जो वर्ड दिया होता है उसको देखना होता है, क्रैश्ड। या तो ये डायरेक्टली किसी ऑप्शन में दिया हो, ये वर्ड डायरेक्टली किसी ऑप्शन में दिया हो, या इसका दूसरा फॉर्म दिया हो। क्या दिया हो? दूसरा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म दिया हो किसी ऑप्शन में, वो वाला ऑप्शन हमेशा इससे पहले आएगा। तो मैं ढूंढता हूं क्रैश्ड और कहां दिया हुआ है, तो देखो क्रैश्ड यहां पे दिया हुआ है कि दैट वाज द सेकंड टाइम इन 5 मंथ्स ए 737 मैक्स हैज क्रैश्ड, मतलब यहां पे क्रैश हुआ और यहां पे भी क्रैश हुआ, तो पहले कुछ क्रैश होगा फिर भी क्रैश आएगा। लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो सेम चीज बताई थी मैंने। इसका मतलब है मुझे क्या पता चल रहा है, डीसी से पहले आएगा, डीसी से पहले आएगा। अब डी दैट वाज द सेकंड टाइम लिखा हुआ है, तो दैट जो इस्तेमाल कर रहा है वो पॉइंट आउट कर रहा है किसी चीज को, तो डी से भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया आपका। तो आपको पता चल गया बी से स्टार्ट होगा, डी सी से पहले आएगा, तो डी सी से पहले यहां पे आ रहा है और यहां पे नहीं आ रहा है, तो ये काट दोगे, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दो क्लू मिला मुझे, एक तो मैंने आर्टिकल के बेसिस पे ए को हटा दिया, दैट की वजह से डी को हटा दिया, और ऑल्सो के बाद जो क्रैश्ड है वो देखा इस वर्ड को लेके कि किस ऑप्शन में है, वो वाला ऑप्शन इससे पहले आएगा।
बस इस चीजों से हमने सारा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। देखो हिंदी मीनिंग ढूंढते रह जाओ। यहाँ पे अगर समरी की बात करें तो एक प्लेन क्रैश होने की बातचीत हो रही है जो है, उससे रिलेटेड कुछ डिसीजन लिए गए हैं, वो सब बातचीत हो रही थी थीम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउएवर न्यू रिसर्च शोज दैट टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक कैन हैव इट्स डाउनसाइड फॉर सीनियर्स। Dogs are great companion and provides a healthy excuse to go for a walk and get a bit of exercise. It once seemed common sense to believe that having and walking a dog was good for older people. A report published in an American medical journal says injuries among seniors related to dog walking are becoming increasingly prevalent. अब जरा इसको पॉज करो, इसको सॉल्व करो और समय देखो कितना समय लगता है। अब ग्रामर से इसको देखो कितना समय लगेगा, ग्रामर समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे सवाल में ऑप्शन में या तो ए से स्टार्ट है या तो सी से स्टार्ट है। मैंने दो चीज हाईलाइट किया है, यहाँ पे नाउन है, ग्रामर अगर देखोगे यहाँ पे नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए लगा है, और एक ऊपर वाला ऑप्शन है जहाँ पे आर्टिकल द है, जो नाउन है वो भी सेम नाउन है, दोनों नाउन सेम है, दोनों नाउन सेम है। तो आप ये बताओ कौन सा पहले आएगा, आर्टिकल ए वाला पहले आएगा, तो जो सी में दिया हुआ है वो आएगा, ए वाले जितने भी ऑप्शन है उसको हम काट देंगे। उसके बाद एक यहाँ पे और एक पॉइंट है जो आपको देखना है, हाउएवर। देखो हाउएवर क्या होता है, बट हो गया, यट हो गया, हाउएवर हो गया। मैं कुछ कंजंक्शन के नाम बताता हूं, बट हो गया, यट हो गया, हाउएवर हो गया, ठीक है ना। ये सब ऐसे कनेक्टर्स हैं जो पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ते हैं, निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव को नहीं जोड़ते हैं। तो यहां पे आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, जैसे इसकी हिंदी मीनिंग भी थोड़ी समझ में आ जाएगी। यद्यपि हाउएवर को बोलते हैं कि नया रिसर्च क्या बताता है, जो डॉग है, टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक, जो कुत्तों है उनको बाहर टहलाने पे क्या है, इसका डाउन साइड भी हो सकता है, दूसरा पहलू भी हो सकता है सीनियर्स के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है डॉग के विषय में, निगेटिविटी दी हुई है। यहाँ पे कुत्तों को सीनियर जब ले जाएंगे तो उसका डाउन साइड भी हो सकता है। तो आपको वो ऑप्शन देखना पड़ेगा जहां पे इसका अप साइड होगा, जहां पे इसका अच्छा साइड होगा। तो ध्यान से देखो, हमें ये पता चल गया, हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं। इट वंस सीम्ड कॉमन सेंस, पहले ये भरोसा किया जाता था, माना जाता था कि दैट हैविंग एंड वॉकिंग ए डॉग ये सीनियर पीपुल के लिए अच्छा होगा। यहां पे उसकी एक पॉजिटिव बात बताई गई है। जरा इस ऑप्शन में ध्यान से देखो, डॉग्स आर ग्रेट कैंपेनियन एंड प्रोवाइड्स ए हेल्दी एक्सक्यूज, ठीक है ना। यहां पे एक्चुअली वो कैंपेनियंस है और हेल्दी जो है एक्सक्यूज टू गो फॉर ए वॉक, ये बताया गया। यहां पे भी पॉजिटिव साइड बताई गई है। तो देखो यहां पे जब कुत्तों के विषय में थोड़ी सी बताई गई पॉजिटिव साइड में, तो ये इसका एलेबोरेशन है, ये इसका एलेबोरेशन है। तो सी के साथ बी आएगा, देन इसका निगेटिव साइड आएगा ए, निगेटिव साइड आएगा ए, और देन उसके बाद ऑप्शन डी आएगा। जब थोड़ी प्रैक्टिस करने लगोगे और थोड़ी हिंदी भी मीनिंग मिक्स करोगे, तब जाके आप कंजंक्शन का सही यूज केस समझ पाओगे। जब भी हम कंजंक्शन अप्रोच लगाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हमें क्या करना होता है, कुछ वर्ड क्लू पहचानना होता है और थोड़ी सी सेंस निकालनी पड़ती है। तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे कुत्तों के लिए पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, और ये इसका इलेबोरेटेड वर्जन है थोड़ा सा। तो जब भी हम कोई बात कहते हैं उसका इलेबोरेटेड वर्जन कहते हैं, फिर उसमें उसकी निगेटिव बात करते हैं, फिर फाइनली कंक्लूड कर देते हैं। अब मैं इसकी हिंदी मीनिंग समझा देता हूं। हिंदी मीनिंग इसकी क्या है कि ये एक बार माना जाता था, कॉमन सेंस होता था, जनरल बिलीव होता था कि जो हैविंग एंड वॉकिंग ए डॉग वाज गुड फॉर ओल्डर पीपुल, मतलब कुत्तों का होना और उनके साथ टहलना सीनियर्स के लिए अच्छी बात होती थी। अब आगे वर्णन किया गया है कि जो डॉग्स हैं वो एक हेल्दी एक्सक्यूज देते थे टहलने के लिए, और अच्छे कंपेनियन, अच्छे दोस्त होते थे, ठीक है ना, और एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी। तो ये इनके पॉजिटिव साइड विथ एलेबोरेशन बता दिया गया है। फिर इसके बाद ये बताया गया, यद्यपि जो है नया रिसर्च ये कहता है कि जो कुत्ते हैं उनके साथ टहलने से सीनियर्स को थोड़ा उसके डाउनसाइड भी हो सकते हैं, मतलब बुरे चीज भी हो सकती है। फिर फाइनली इसको कंक्लूड करके ये बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट पब्लिश्ड इन एन अमेरिकन मेडिकल जर्नल, कि एक भाई रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो है, वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि जो इंजरीज है वो सीनियर्स के अंदर वो रिलेटेड टू डॉग वॉकिंग आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट, मतलब आज के समय में बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो दो बातें हैं, दो स्टेटमेंट है जो कुत्तों के विषय में पॉजिटिव बताई गई है, उसके बाद जो है इसकी नेगेटिव बात बताई गई है, फिर फाइनल उसको कंफर्म किया गया है एक पत्रकारिता के माध्यम से, एक जर्नल के माध्यम से। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन बनेगा क्या, सी, देन बी, देन ए, देन डी। ये ऑप्शन हमारा कहां पे मैच कर रहा है, सी बी ए डी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। समझ में आया? चलो अच्छा, कुछ और भी समझ लो। ये मैं पीडीएफ, इसका एनोटेशन पीडीएफ डाल दूंगा। जैसे मैंने तीन बताया, तीन के अलावा भी और है, जैसे बट हो गया, यट हो गया, ऑल्दो हो गया, दो हो गया, इवन हो गया, दो हो गया। ये जब भी आए तो आप ये समझना, दो अपोजिट बातों को ये जोड़ने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा आपको बट इस्तेमाल मिलेगा, यट भी मिलेगा आपको,
दो और ऑल्दो भी मिलेगा, दो और ऑल्दो भी मिलेगा कई सारे जो है क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में, ये बहुत कॉमन है जो मिलता है, ये क्लूज है। हाउएवर भी देखने को मिलेगा, वेयर एज भी देखने को मिलेगा आपको, वेयर एज भी देखने को मिलेगा जो है, और नेवरदलेस भी मिलता है, नॉनदलेस भी मिलता है। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, फिर भी, हालांकि, इसका हिंदी अगर जानना हो तो, लेकिन, परंतु, फिर भी, हालांकि, यद्यपि, ये दो अपोजिट बातों को जो है ज्वाइन करने का काम करते हैं। आप फटाफट इन चीजों को रीड भी कर लेना जो है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंस देन बोइंग हैज रिसीव्ड ओवर 5000 orders for the aircraft and has delivered 371 to date. The Max first started flying commercially in 2017. Boeing has huge hopes for its 737 aircraft and viewed it as a key part of its future. However, the company's market value has plummeted by nearly 26 billion since the crash in Ethiopia. ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखो, इसमें अपन क्या चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपको पता है डी से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हाउएवर लिखा हुआ है, हाउएवर से स्टार्ट नहीं होता, कंजंक्शन है भाई। इसके बाद जितनी भी बातें होगी वो अपोजिट बातें होगी, इसके पहले दूसरी बात होनी चाहिए, ठीक है ना, इसके पहले दूसरी बात होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखना है पॉजिटिव बात है कि निगेटिव बात है। द कंपनी है मार्केट वैल्यू हैज प्लम्ड बाई नियरली 26 बिलियन सिंस द क्रैश इन इथियोपिया। अब क्या है कि मार्केट वैल्यू प्लम्ड हो रहा है, मतलब कम हो रहा है 26 बिलियन, तो यहाँ पे कंपनी के लिए नेगेटिव बात हो गई। अब आपको देखना है कि पॉजिटिव बात कहाँ पे रखी गई है। बोइंग हैज ह्यूज होप्स फॉर इट्स 737 एयरक्राफ्ट एंड वी इट एज ए की पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव बात है, तो मैक्स फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग कॉमर्शियली इन 2017। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं हुई है। सिंस देन बोइंग हैज रिसीव्ड ओवर 5000 ऑर्डर्स फॉर द एयरक्राफ्ट हैज डिलीवर्ड 71 टू डेट। यहाँ पे भी पॉजिटिव बात है, जरा ध्यान से देखो कि भैया ऑर्डर रिसीव किया है तो पॉजिटिव बात है ना। यहाँ नंबर्स में बात की गई है, यहाँ पे वैल्यू में बात की गई है, और यहाँ पे भी वैल्यू में बात की गई है। 5000 ऑर्डर्स मिला हुआ है, तो ये जो चीज है, ये 5000 जो ऑर्डर्स मिला हुआ है, ये इसकी पॉजिटिव बात है, ये इसकी नेगेटिव बात है। तो डी से देखो, एक तो पता चल गया डी से स्टार्ट नहीं होगा, डी से स्टार्ट नहीं होगा। और आपको ये भी पता करना है जो पॉजिटिव बात है पहले आएगा, नेगेटिव बात बाद में आएगा। तो हम यहां से ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डी से एंड हो सकता है। अब चलो ये हो गया। अब ए से भी स्टार्ट नहीं होगा, सिंस देन लिखा हुआ है। सिंस देन, सिंस क्या होता है, आपका टाइम रिप्रेजेंट करता है, सिंस देन। और वो देन कब है पहले वो देखना है, वो पहले मेंशन करोगे तब जाके ये सिंस देन लिखोगे। तो ए से भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ए वाला काट दिया आपने, डी वाला काट दिया। अब दो ऑप्शन बचा है, बी और सी, इनमें से अगर एक ऑप्शन काट दिया तो हमारा काम हो जाएगा। द मैक्स फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग कॉमर्शियली इन 2017। द मैक्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, द मैक्स लिखा हुआ है, तो मैक्स है क्या, द मैक्स फर्स्ट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, ये आर्टिकल मैक्स लिखता कोई बात नहीं, ये मैक्स लिखता कोई बात नहीं, द मैक्स लिखा गया हुआ है। तो आपको पता है आर्टिकल द के साथ जब मैक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको किसी और फॉर्म में, आर्टिकल ए के साथ लिखा गया होगा या किसी और फॉर्म में लिखा गया। द मैक्स मतलब किसी एरोप्लेन का नाम है, तो कोई एरोप्लेन कहीं ना कहीं मेंशन होगा, इसके पहले मेंशन करना पड़ेगा। तो हम ऑप्शन बी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास बच्चा क्या ऑप्शन है, ऑप्शन बचा है बी, सी बी ए डी। अब जरा मैच करा लो। बोइंग हैज ह्यूज होप्स फॉर इट्स 737 एयरक्राफ्ट एंड व्यू इट एज ए की पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर। अब बोइंग की बात हो रही, बोइंग एक कंपनी का नाम है शायद, ठीक है ना। हैज ह्यूज होप्स फॉर इट्स 737 एयरक्राफ्ट, मतलब ये जो द मैक्स लिखा हुआ है वो 737 ही है। एयरक्राफ्ट एंड व्यू इट एज ए की पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर, ठीक है ना। उसके बाद है द मैक्स फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग कॉमर्शियली इन 2017। मतलब कुल मिला के एक कंपनी के एक एयरक्राफ्ट का नाम दिया हुआ है जिसका नाम मैक्स है। तो ये पहले एक बताया गया है कि बोइंग को अपने इस एयरक्राफ्ट से जिसका नाम है 737, इससे बहुत होप है। फिर इसी को नाम दिया गया द मैक्स। फिर मैक्स पहली बार कॉमर्शियली जो है कहां पे मतलब कब से जो है उड़ना स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जब से वो पहली बार उड़ना स्टार्ट हुआ है, सिंस देन पूछा है ना कब से, ये वो टाइम बता रहा है 2017, जब से उसने स्टार्ट किया है तब से 5000 ऑर्डर मिला हुआ है। ये इसकी पॉजिटिव साइड हो गई। उसके बाद यद्यपि, मतलब इसका अपोजिट बात हो रही, सब कुछ पॉजिटिव बात चल रही, फिर यद्यपि बात हुई द कंपनीज मार्केट वैल्यू खत्म हुई है सिंस देन क्रैश इन इथियोपिया। जब से इथियोपिया में क्रैश हुआ है तो 26 बिलियन जो है मार्केट क्रैश हो गया उसका। समझ में आया। तो समरी में मैं अगर आपको बताऊं कि समरी में हमने इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया, हमने देन को देखा, देन से हमें समझ में आया कि भाई वो टाइम पहले मेंशन होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना। हमें पता है हाउएवर, तो डी हमने कंजंक्शन की वजह से एलिमिनेट कर दिया। फिर हमने देखा मैक्स के पहले द लगा हुआ है और हमें ये पता है मैक्स हमारा एयरक्राफ्ट है, क्या है, एयरक्राफ्ट है।
और वो एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी पहले आना चाहिए। तो हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, हमें हमारा राइट ऑप्शन मिल गया। ग्रामर से ये चीजें ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू मीनिंग निकालने से। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा ध्यान से देखो, लिखा इट हैज बीन ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स। इट, ये इट किसके लिए आया है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो ए से तो स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रोनाउन दिया हुआ है। फिर दिया हुआ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होल्ड्स ए डोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ इट्स इनॉर्मस आउटपुट द यूनाइटेड स्टेट हैज ए मेजर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। अब बिकॉज लिखा हुआ ये कनेक्टर है, क्योंकि आप तभी बताओगे जब कोई बात कहोगे। तो सी से ऑप्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हो, सी से दिया हुआ नहीं है। और दिया हुआ ध्यान से देखो, इट इज ऑल्सो ए लीडर, यह भी लीडर है। इट इज ऑल्सो ए लीडर इन द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो, जैसे मैंने बोला ये ऑल्सो ए लीडर है, तो आप ऑल्सो के बाद वाला शब्द देखो, ऑल्सो के बाद वाला शब्द देखो, लिखा हुआ लीडर। तो एक ऑप्शन और देखो जिसमें कहीं लीडर होने की बात हो रही है, लीड करने की बात हो रही, लीडिंग की है, अग्रणी रहने की, इससे कोई बात हो रही है। तो ध्यान से देखोगे तो ये दिखाई दे रहा है, ए लीडिंग, ए लीडिंग। तो आपको यहां से क्या पता चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, 2 बातें पता चलेगा। एक बात ये पता चलेगा, यहां से एक बात ये पता चलेगा, डी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, डी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, और डी से पहले सी आएगा। 2 बातें आपको यहां से निष्कर्ष में पता चलेगा, क्योंकि ऑल्सो के बाद हमने क्या देखा, लीडर देखा। तो ये वाला जो शब्द होता है वो ढूंढना होता है, किसी और ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में है, ए में है। तो हमें ये पता चल गया जो है, कौन सा है, डी, ए की बात हो रही है ना, ए पहले आएगा डी से, ए पहले आएगा डी से। हमें 2 बातें पता चली, डी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए पहले आएगा डी से। तो डी वाला ऑप्शन तो अपन ने काट दिया। अब हम वो देखते हैं कि ए पहले आया, दोनों में ए डी से पहले आया है, तो दूसरा वाला निष्कर्ष अपने किसी काम का नहीं है, काटने के काम आया। मतलब ये तो यूज हो पा रहा है पर ये कहीं यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों में ए डी से पहले है। ध्यान से देखो, इसमें भी ए डी से पहले, इसमें भी ए डी से पहले है। अब जैसे लिखा ना, बिकॉज ऑफ इट्स इनॉर्मस आउटपुट, इनॉर्मस आउटपुट, इसके इनॉर्मस आउटपुट की बात कही जा रही है। जरा इस ऑप्शन में देखना, सी ऑप्शन में इनॉर्मस आउटपुट की बात की जा रही है। तो आप देखो कहीं आउटपुट का चर्चा हुआ है, ये क्लू है, वर्ड है, इनॉर्मस आउटपुट की बात की जा रही है। ये इनॉर्मस आउटपुट कहीं बातचीत कहीं पे मेंशन है। तो ध्यान से देखोगे, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होल्ड्स ए डोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां डेवलपमेंट की बात हो रही है, आउटपुट की नहीं, प्रोड्यूस की बात नहीं हो रही है। लेकिन जरा ऑप्शन ए में देखो, इट हैज बीन ए लीडिंग प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस और आउटपुट एक ही बात हो रही है। प्रोड्यूसर मतलब कुछ पैदा कर रहा है, तो बोल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स इनॉर्मस आउटपुट। इसका मतलब है जो ए है वो भी सी से पहले आना चाहिए, ए जो है वो भी सी से पहले आना चाहिए। अब जैसे ए सी से पहले आना चाहिए, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये काट देंगे हम। जैसे ये ऑप्शन काटेंगे, ऑप्शन सी मिल जाएगा मुझे। समझ में आई बात? आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन। हम क्या कर सकते हैं एंगर और प्रोवोकेशन को जो है अवॉइड करने के लिए। एंगर एंड टेंशन आर प्रिवेलेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ दीज डिफरेंसेस। फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे दीज डिफरेंसेस लिखा हुआ है, दीज डिफरेंसेस, इधर दिया दीज डिफरेंसेस दिया, ध्यान से देखते रहना। दिस दैट दीज दो जब भी मुझे दिखाई देता है, मैं तुरंत ही ये देखता हूं। जैसे दीज डिफरेंसेस लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले दूंगा कि कौन से डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो दीज डिफरेंसेस है ना, तो मैं डिफरेंस ढूंढूंगा कि कहां दिया हुआ है। द सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक कैन एक्ट डिफरेंटली। जो सोसाइटी है, जो समाज में भरा हुआ है लोगों से जो सोचते और काम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये मुझे डिफरेंट जो शब्द है यहाँ पे मिला, कहाँ मिला, यहाँ डिफरेंस होने की बात यहाँ पे मिली मुझे। वी नीड टू डेवलप इन आवर सेल्फ द कैपेसिटी फॉर कन्वर्सेशन टू टर्न नेगेटिव एक्सपीरियंस इनटू पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे मैंने एक देखा, तो मैंने आपको बताया कि जब भी दिस दैट दीज दोज मिले, जब भी दिस दैट दीज दोज मिले, उसके बाद जो चर्चा की गई हो वो चर्चा ढूंढना है और उन दोनों को पेयर बनाना है। तो मैंने क्या काम किया, सी और बी को पेयर बना दिया, सी और बी को पेयर बना दिया, सी पहले आया, बी बाद में आया। तो ये वाला ऑप्शन मैंने देखा कट गया, सी और बी पेयर, यहाँ पे 2 जगह पे बचा हुआ सी और बी पेयर। अब अपने पास ऑप्शन है कि हम सी से स्टार्ट कर सकते हैं। द सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, वी नीड टू डेवलप इन आवर सेल्फ द कैपेसिटी फॉर कन्वर्सेशन, ठीक है ना। सी बी दोनों चल रहा है। अब हमको देखना है कि जो ए है वो सी बी के बाद आएगा या सी बी के पहले आएगा, ये भी अपन देख सकते हैं।
तो ध्यान से अगर इसको देखोगे ना तो सेंटेंस आप ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड एंगर और प्रोवोकेशन, क्योंकि चर्चा हो रही है एंगर और प्रोवोकेशन की, ठीक है ना। एंगर एंड टेंशन आर प्रेवलेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ दीज डिफरेंसेस, व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड। तो पहले हम ये मेंशन करेंगे कि भाई एंगर जैसी चीज हो रही है सोसाइटी में, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे कि हम कैसे वो कर रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस सोसाइटी से होनी है। अब यहाँ पे जैसे आप बोलोगे सर आर्टिकल दा का जो कंसेप्ट है वो आप यहाँ पे तो नहीं अप्लाई कर रहे हो। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। सोसाइटी एक्चुअली कहीं पे मेंशन ही नहीं है, सोसाइटी कहीं और पे मेंशन ही नहीं है, ना बगैर आर्टिकल के ना विथ आर्टिकल ए के। तो आप एक बात ऐसे समझो, और ना ही सोसाइटी का दूसरा कोई फॉर्म है ऊपर से नीचे तक। जरा ध्यान से देखो, मैं फिर से दिखाता हूं। व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन, सोसाइटी से रिलेटेड कोई इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई चर्चा नहीं है। फिर देखो एंगर एंड टेंशन आर प्रेवलेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ दीज डिफरेंसेस, यहां पे सोसाइटी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई वर्ड नहीं है। फिर दिया हुआ द सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक कैन एक्ट डिफरेंटली। अब ये जो सोसाइटी की बात हो रही है, इस सोसाइटी का वर्णन इसी में है कि जो सोसाइटी है वो लोगों से भरा हुआ है, मतलब जिन लोगों की चर्चा कर रहे हैं हम उसी की सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ऐसे में हम इस वाले में द सोसाइटी के साथ जा सकते हैं। वी नीड टू डेवलप इन आवरसेल्फ द कैपेसिटी फॉर कन्वर्जन टू टर्न नेगेटिव एक्सपीरियंस इनटू पॉजिटिव थिंकिंग। तो इसमें भी कहीं सोसाइटी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई वर्ड नहीं है, इस वजह से हम ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हम ऑप्शन ए के साथ जा नहीं सकते। लिखा है व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन। हमने चर्चा एंगर की इसके पहले की है, तो चर्चा पहले हम करेंगे, देन फिर उसके बाद चर्चा हम करेंगे कि कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए नहीं होगा, सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओनली द फिटेस्ट क्रिएचर्स कैन सर्वाइव वाइल competing for the food. Only the fittest creatures can survive while competing for the food. Why do some species survive and other become extinct? His answer was that there is a cashless struggle for life among all creatures. This was the question that Darwin asked himself. देखो मेरे को एक बात समझ में आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हिज आंसर, उसका उत्तर था was that there is a cashless struggle for life among all creatures, ठीक है ना। This was the question that Darwin asked himself. ये क्वेश्चन था जो उसने खुद से पूछा। अब ये दिस वाज द क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले तो आपको वही ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या रखा है। तो दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ढूंढना है, उसको डी के साथ लगा देना है। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन यहीं पे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क भी है। तो बी और डी एक साथ आएंगे। बी डी आपको ढूंढना है कहाँ कहाँ आ रहा है, ना यहाँ आ रहा है ना यहाँ आ रहा है, दो जगह नहीं आ रहा है। बी डी को हमने एक साथ क्लब कर दिया। जब भी दिस दैट दीज दोज हों, दिस दैट दीज दोज, एक और चीज है पॉइंट करने के लिए हियर का इस्तेमाल होता है, देयर का इस्तेमाल होता है। ये सारे के सारे ऐसे हैं, ये जिसको पॉइंट कर रहे हो ना वो वाला ऑप्शन इनके साथ क्लब किया जाता है, पेयर बनाया जाता है। तो जैसे इसको पेयर बनाएंगे, दो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमको डिसाइड करना है कि क्या हम ए से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम बी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम ए से इसलिए नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि लिखा ना ओनली द फिटेस्ट क्रिएचर कैन सर्वाइव व्हाइल कंपीटिंग फॉर द फूड। ये जो है ये ध्यान से पढ़ोगे तो ये सवाल के जवाब में है, ये सवाल के जवाब में है। तो पहले आप क्वेश्चन पूछोगे फिर आप उसका जवाब देते हो। तो हम ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे हम ए से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। अब सवाल क्या है, वाई डू सम स्पीसीज सर्वाइव एंड अदर्स बिकम एक्सटिंक्ट। इसका हिंदी मीनिंग भी आसान है, कुछ स्पीसीज कुछ प्रजातियां क्यों सर्वाइव होती है, कुछ क्यों खत्म हो जाती है। ये वो क्वेश्चन है जो डार्विन ने खुद से पूछा, ठीक है ना। His answer was that there is cashless struggle for life among all creatures. फिर उसका जवाब था, उसका खुद से जवाब क्या था, उसका जवाब था कि there are cashless struggle for life among all creatures, ठीक है ना। तो मैं देखो ध्यान से देखो, और मैंने आपको ये भी बोला था कि जैसे डार्विन देख रहे हो ना, डार्विन नाम देख रहे हो, डार्विन के बाद हिज आया, हिज आंसर उसका उत्तर था। तो जो हिज आया है कि उसका उत्तर था, ये हिज इसके लिए आया प्रोनाउन, तो इसी के लिए इस्तेमाल करेंगे हिज आंसर। एक्चुअली ये प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये हो रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन जब आता है तो वो इमीडिएटली उसके बाद ही आता है, जो आप नाउन इस्तेमाल करते हो उस नाउन के जस्ट बाद ही आता है। तो ध्यान से देखो, डी के बाद जो है सी आएगा, देन फिर ए आएगा, ऐसे भी। और ये सीधा सीधा मतलब ऐसा है कि इसका हिंदी और मतलब इसकी हिंदी मीनिंग साफ साफ समझ में आ रही है कि भाई क्वेश्चन पूछा गया है, डार्विन ने पूछा कि क्यों कुछ प्रजाति जो है सर्वाइव करती है, कुछ प्रजाति क्यों समाप्त हो जाती है। पर उसने जवाब दिया है कि बहुत सारा जो है स्ट्रगल रहता है जो है स्पीसीज का जो है जिंदा रहने के लिए। सिर्फ जो सबसे फिटेस्ट क्रिएचर होता है वही सर्वाइव कर पाता है, जो फूड के लिए कम्पीट कर पाता है। ये हमने 9th में जब हम पढ़ रहे थे, डार्विनवाद जो है, हिंदी वाले बच्चे डार्विनवाद के नाम से इसको पढ़ते हैं, 9th की बायोलॉजी में मिलता है।
तो उसको बताया जाता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो वातावरण से लड़ पाता है, लड़ के बाहर निकल पाता है, वही सर्वाइव करता है। बाकी जो वातावरण या इन्वायरमेंट से नहीं लड़ पाता है वो विलुप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हमें डार्विनवाद तो पढ़ना नहीं है, यहाँ पे तो हमें वो समझना है कि क्या ग्रामर का रूल लग रहा है। ग्रामर का सिंपल रूल यहाँ पे क्या लग रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने ये कैसे समझा कि क्वेश्चन पहले आएगा, क्योंकि लिखा है दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन को रिफर कर रहा था, तो दिस इसको रिफर कर रहा था, ये वाला ऑप्शन इसके साथ आएगा। उसके बाद इसमें क्या हमारा नाउन दिया हुआ है और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हमें सी में दिया हुआ था। तो हमने क्या काम किया, जिसको ये रिफर कर रहा था हमने मिलाया किसको, हमने मिलाया बी को, फिर हमने मिलाया डी को जो रिफर कर रहा है, फिर उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला सेक्शन एक साथ मिलाया बीडीए। बीडी ए है कि बीडी सी है? बीडी सी है, सी है, सॉरी ए नहीं है सी है, बीडी सी है। तो बीडी सी है क्योंकि हिज इसमें दिया हुआ, तो बीडी सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है फॉर ए स्प्लिट सेकेंड, फॉर ए स्प्लिट सेकेंड दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट की चर्चा कहीं पे होगी, फर्स्ट की चर्चा कहीं पे होगी, फॉर ए स्प्लिट सेकेंड की बात हो रही है, तो मतलब फर्स्ट की चर्चा कहीं होगी, ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, है ही नहीं है। फिर दिया हुआ एट फर्स्ट ऑल सीम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस एक्सेप्ट द साउंड ऑफ द रेन। पहले दिया हुआ है एट फर्स्ट, तो मुझे एट फर्स्ट और स्प्लिट सेकंड हो गया, मतलब हमें क्या पता चल गया इन दोनों कीवर्ड से जो बी होगा वो ए से पहले आएगा, ये बात हमें पता चल गई। हम सारे ऑप्शन में जहां जहां ए बी के बाद में, जहां जहां बी जो है ए के बाद है वो काट देंगे, बी ए के बाद है काट दिया हमने, बी ए के बाद दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट दिया। अब हमको ये पता चल गया बी से स्टार्ट होगा। एट फर्स्ट ऑल सीम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस एक्सेप्ट द साउंड ऑफ द रेन, रिकॉग्नाइजिंग हिम जो स्टूड पेट्रिफाइड staring at the man wearing a long coat wet from rain। लिखा हुआ द मैन, ध्यान से देखना, अंदर लिखा हुआ मैन, द मैन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है मैन की चर्चा होगी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, बट देन फुट स्टेप अप्रोच द हाउस एंड स्ट्रेंजर इमर्ज्ड आउट ऑफ द डार्कनेस। अब जो स्ट्रेंजर है इसी के लिए द मैन का इस्तेमाल किया गया है, तो ये वाला जो सेक्शन है वो पहले आएगा, ऑप्शन डी का। तो डी सी से पहले आना चाहिए, डी सी से पहले आना चाहिए, तो डी सी से पहले आना चाहिए, डी सी से पहले इसी वाले ऑप्शन में, इसमें नहीं है, काट दिया हमने, काट दिया, सवाल का सही जवाब मिल गया। अब ये हमने ग्रामर से सॉल्व किया है, ये हमने ग्रामर से सॉल्व किया है। इसको मीनिंग के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। मीनिंग के हिसाब से क्या है, एट फर्स्ट पहले ऐसा लगा कि ऑल स्टिम स्टिल, घर के बाहर सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट द साउंड ऑफ द रेन, सिर्फ बारिश की जो है आवाज थोड़ी सी सुनाई दे रही थी, ये हमने किया। बट देन तभी, बट जैसे लिखा हुआ है देन तभी, बट अपोजिट बात को, सब कुछ शांति दिखाई दे रही थी, बट देन तभी फुट स्टेप अप्रोच द हाउस, फुट स्टेप हाउस की तरफ अप्रोच किया और एक स्ट्रेंजर जो है इमर्ज आउट ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे से एक स्ट्रेंजर अजनबी बाहर निकल के आया। सब शांति दिखाई दे रही थी, लेकिन तो बट क्या है, दो अपोजिट बातों को, यहां शांति है, यहां पे स्ट्रेंजर निकल के आ रहा है। बट देन फुट स्टेप अप्रोच द हाउस एंड ए स्ट्रेंजर इमर्ज आउट ऑफ द डार्कनेस, तो बी के साथ डी आया। ठीक है ना, उसके बाद आया फॉर ए स्प्लिट सेकेंड एज द स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट, जैसे ही वो लाइट में आया हिज फरी हेड वाज क्लियरली विजिबल, उसका जो सर है, जो फरी सर है वो क्लियरली विजिबल होने लगा। समझ में आया, तो ये हो गया। उसके बाद भाई जब विजिबल होगा तभी तो कोई से रिकॉग्नाइज करेगा ना, रिकॉग्नाइजिंग हिम जियो स्टूड पेट्रिफाइड स्टेटिंग, फिर आगे की पूरी कहानी हो गई भाई। उसके बाद जियो का जो है अपना वो है, एट द मैन वियरिंग ए लॉन्ग कोट वेट फ्रॉम रेन, बारिश से भीगा है, सब बाकी ब्ला 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 बातें हैं। अब देखो बहुत सारे हिंदी भाषी बच्चे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को मतलब ही नहीं पता होगा, जैसे फरी, फरी शब्द का मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता होगा जिनका वो स्ट्रांग नहीं हुआ होगा। मैं और बताता हूँ, कुछ कुछ ऐसे शब्द है। पेट्रिफाइड का मतलब नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को, ठीक है ना। और मैं देख के बताता हूँ, स्टेप्ड इन द लाइट इज फरी वाज क्लियरली विजिबल, फॉर ए स्प्लिट सेकंड इसकी मीनिंग नहीं पता होगी, मैं बताऊंगा भी नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी नीच नहीं है, मतलब नीड नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूँ तो होगा क्या कि आपका जो सारा समय है वो इसकी हिंदी मीनिंग रटने में चला जाएगा। हिंदी मीनिंग मत रटो यार, पैराजंबल पढ़ रहे हैं तो जो जब हम पढ़ रहे होते हैं उस पर वहीं फोकस होते हैं। अभी आप ये मान के चलो कि पैराजंबल पढ़ते वक्त अगर आपको मीनिंग नहीं आती, आपको हल्के हल्के मीनिंग आती है, तो आप ग्रामर कैसे ढूंढोगे। अगर आपका फोकस ग्रामर ढूंढने पे होगा तो जो है ज्यादा बेटर आप पैराजंबल सीख पाओगे। अगर आपका हिंदी मीनिंग पे होगा, हिंदी मीनिंग तब ढूंढो, वो कैब तब बिल्ड करो जब वो कैब बिल्ड कर रहे होते। तो पैराजंबल निकाल के उसके जितने भी शब्द हो ना उसकी भी लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, उसको भी नोट कर लेना। अगला है क्वेश्चन, द स्टूडेंट
ऑफन गो अबाउट देयर बिजनेस, द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, मैं इसको देखते ही समझ गया कि मैं द स्टूडेंट लिखा हुआ है, ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैंने ऑप्शन ही काट दिया। आप बोलोगे सर ऐसे खटाक से ऑप्शन कैसे काट देता, आर्टिकल 10 से स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर बी से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, बट लिखा है, लिखा ना, इससे भी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास सी से बचा हुआ है। ए बेल कैन साउंड ग्लूमी आर चीयरफुल डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज रंग। एक जो बेल है वो ग्लूमी है या चीयरफुल है, मतलब उदासीपना वाला है या मुस्कुराहट वाला है, डिपेंडिंग ऑन द व्हेन इट इज रंग, बात हो रही। इट हैज बीन स्क्रैप्ड इन फेवर ऑफ म्यूजिक विच नाउ ब्रेक्स अप द टाइम टेबल ऑफ द स्कूल, ऑफ द स्कूल लिखा हुआ है, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे ये वाला ऑप्शन है जहां पे हम सी में पहुंचे, इसमें देखो क्या किसी स्कूल की चर्चा है, किसी भी स्कूल की चर्चा है, तो आप बोलोगे सर स्कूल की चर्चा नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्कूल, क्या लिखा हुआ है, द स्कूल, द स्कूल लिखा है, इसका मतलब हम क्या निष्कर्ष निकालें कि कहीं स्कूल की चर्चा या तो आर्टिकल ए के साथ होगी या उसके नाम के साथ होगी। जरा ऊपर ध्यान से देखो, बट फॉर द स्टूडेंट ऑफ एसटी एम्ब्रोज हाई स्कूल, अब यहाँ पे देखो स्कूल का नाम मेंशन है, स्कूल का नाम मेंशन है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है। जरा ऊपर भी देखेंगे, द स्टूडेंट ऑफन गो अबाउट देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर्स, यहाँ पे भी स्कूल का नाम मेंशन नहीं है, यहाँ पे भी स्कूल का नाम मेंशन नहीं है, पर द स्टूडेंट्स लिखा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए में दो स्टूडेंट्स हैं, तो जब द स्टूडेंट लिख रहे हो तो स्टूडेंट के पहले द लगाओगे, क्यों, अगर आपने स्कूल का नाम मेंशन कर रखा है और फिर उसके पहले स्टूडेंट के पहले आर्टिकल द लगाओगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि हम इसी स्कूल की बात कर रहे हैं। तो जो बी होना चाहिए वो ए से भी पहले आना चाहिए और डी से भी पहले आना चाहिए। कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जहां पे बी जो है डी और ए दोनों से पहले आ रहा है, देखो सी में आ रहा है ना, तो ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन कट जाएगा। समझ में आया क्या बताया, मैं फिर से एक बार समझाता हूं। हमें ये पता चल गया ना, हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं ना, इससे स्टार्ट कर सकते हैं ना, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। हमें दो क्लूज मिले, एक तो हमें मिला द स्कूल, जरा ध्यान से देखो, एक मिला द स्कूल और एक मिला मुझे द स्टूडेंट। अब ये जो द स्कूल है और द स्टूडेंट है, द स्टूडेंट का मतलब ये हो गया कि हमें कहीं पता हो कि हम किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो स्कूल का नाम मेंशन है, स्कूल का नाम मेंशन है, स्कूल का नाम यहां पे है, मतलब यहां पे द स्कूल कहा गया है और यहां पे जो है वो कहा गया है। हमें एक बात ये पता चल रहा है कि जो बी वाला ऑप्शन है वो डी से पहले आएगा, ठीक है ना, और मतलब स्कूल जब तक वर्णित नहीं होगा तब तक ए नहीं आएगा, या तो बी पहले आए या तो डी पहले आए फिर ये आएगा, ऐसा होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं बी अगर डी से पहले आ रहा है या ए से पहले आ रहा है, तो मैं ये तो कह सकता हूं ना बी ए और डी दोनों से पहले आएगा। भाई स्कूल पहले इंट्रोड्यूस तो करोगे, बाद में उसकी चर्चा करोगे। यहां पे हम स्कूल को आर्टिकल दा के साथ चर्चा कर रहे हैं, यहां पे हम स्टूडेंट को उसी स्कूल से चर्चा कर रहे हैं, ये आर्टिकल दा उस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बड़ी गहरी बात है, जैसे ये बात समझ जाओगे आप इस सवाल का जवाब फटाफट निकाल लोगे। इसीलिए मैंने बोला है कि आप ना इसको 1.5x में देखना, आराम आराम से देखना, आराम आराम से समझा रहा हूँ मैं। देखो मैं एक बात और बता दूं आपको कि मैं थोड़ा ना हिंदी भाषी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन उस सारे जितने भी यूट्यूब के अच्छे इंग्लिश के एजुकेटर हैं उनकी तरह नहीं होगा, क्योंकि हमारा अपना अलग ही टोन है। लेकिन जो नॉलेज है मेरे पास ना ग्रामर की, और जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके हैं, वही आपके काम आने हैं, मतलब वही आपके रिजल्ट में बदलेंगे। जब मैंने पहली बार 2017 में अपने एग्जाम के बाद जब सीरीज चलाई थी, तो 5-5 नंबर वाले 10-10 नंबर वाले बच्चे एग्जाम में 40-40 45-45 और मेंस में 185 86 87 स्कोर करके 2017 की जो टॉपर थी ना वो भी मेरी स्टूडेंट थी, वो सारे लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुत लंबे समय तक मैं आपको यूट्यूब पे सर्विस नहीं दे पाया हूँ। जो है मैं अभी भी ये कमिट नहीं करूंगा कि मैं आपको पूरी सर्विस दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे टीचर हैं जो ग्रामर अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ और सिखा रहे हैं, पैरा जंबल अभी भी लोग अच्छे से नहीं सिखा रहे हैं, तो मैंने कहा इस पर 2-4 वीडियो बना दे यार, इसको सही से देख लोगे, सही से शेयर कर दोगे तो सारे लोग सीख जाओगे इसे। चलो जरा ध्यान से बात करते हैं। लिखा हुआ हेयर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर एंड हेरिटेज लैडन तमिल स्ट्रीट्स ब्लेंड इनटू वन अनदर, ठीक है ना। द conflict of coexistence is evident in many metropolitan cities, the old and new like two different worlds surviving side by side yet never crossing the that chasm, ठीक है ना। there is a place through Paducherry where contrasts are celebrated like nowhere else। ये लिखा हुआ है, जरा इसमें ध्यान से देखोगे, शब्द इतने आसान नहीं है इसमें। जैसे मैं कुछ कुछ शब्द आपको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है ना, ग्रामर नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ, कुछ शब्द हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे चास्म, किसी को समझना है इसका मतलब होता है दरार या विभाजन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे लाडेन शब्द लगा हुआ है, भरा हुआ या लदा हुआ होता है, इसका मतलब
मेरे को हिंदी नहीं बतानी, मैं जानबूझ के हिंदी नहीं बता रहा हूँ। ये सारे ऐसे डिफिकल्ट शब्द हैं जिसमें हिंदी भाषी जो बच्चे हैं बहुत परेशानी महसूस करेंगे इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करने में। पॉज करके जो तरीके बता रहा हूँ जरा आप ध्यान से देखना। मैं ये कहता हूँ, मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ, जरा इसको देखना। हेयर, जब मैं हेयर की बात कर रहा हूँ तो पहले आप ये बताओ ये हेयर किसके लिए मेंशन है। हियर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर एंड हेरिटेज लैंड तमिल स्ट्रीट ब्लेंड इनटू वन अनदर लिखा हुआ है जो है। तो जो हियर है सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, यहाँ कहाँ, वो जगह कहीं मेंशन होगी ना। जरा ध्यान से देखो, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस इज एविडेंट इन मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज। बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस है वो दिखाई देता है, ऐसा कह रहा है ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे वो हेयर नहीं है, मतलब जगह का नाम मेंशन नहीं है। पहले ये देखो कहीं जगह मेंशन है, द ओल्ड एंड न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ड सर्वाइविंग साइड बाय साइड येट नेवर क्रॉसिंग दैट चास्म, इसमें भी कहीं जगह का नाम मेंशन नहीं है। फिर जरा डी ऑप्शन देखो, देयर इज अ प्लेस थ्रू पांडुचेरी वेयर कॉन्ट्रास्ट आर सेलिब्रेटेड लाइक नोवर एल्स, यहां पे नाम मेंशन पौडुचेरी। इसी की बात हो रही है हेयर की यहाँ पे। तो हमें क्या पता चला कि भैया अगर हियर देयर दिस दैट मिलता है और वो जिस सेंटेंस को रिफर कर रहा होता है उसके साथ उसका पेयर बनाते हैं, तो डी को ए के साथ पेयर बनाएंगे। जैसे डी को ए के साथ पेयर बनाएंगे, हमारे कई सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दो ही ऑप्शन बचा है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि बी से स्टार्ट होगा या सी से स्टार्ट होगा। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस इज एविडेंट इन मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज। देखो ये जो लिखा हुआ ना द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस, तो आर्टिकल जो द लिखा हुआ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस की चर्चा हम सारे ऑप्शंस में कर रहे हैं। सारे ऑप्शंस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस की चर्चा कर रहे हैं। तो जब चर्चा कर लेंगे तभी जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस से हम कंक्लूड करेंगे। तो आर्टिकल द के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है और हम सारी जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे ओल्ड और न्यू की बात कर रहे हैं, द ओल्ड एंड न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ड्स सर्वाइविंग साइड बाय साइड येट नेवर क्रॉसिंग दैट चार्ज। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा सी से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा। यहां पे ध्यान से देखो द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है, द ओल्ड एंड न्यू। जब द ओल्ड एंड न्यू की बात कर रहे हैं तो किसी ऑप्शन में ओल्ड और नया नहीं है। ये जो द आर्टिकल लिखा हुआ है ये इसी के लिए लिखा है, हम ओल्ड और न्यू लिख रहे हैं। आपको पता है जब हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो उसको नाउन की तरह इस्तेमाल करने के लिए हम आर्टिकल द डालते हैं। तो ओल्ड, द ओल्ड लिखा है, द न्यू लिखा है, द ओल्ड एंड न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ड्स सर्वाइविंग साइड बाय साइड येट नेवर क्रॉसिंग दैट चार्ज। नया और पुराना जो है दो डिफरेंट जो वर्ड्स है साइड बाय साइड सर्वाइव कर रहे हैं, एक तरीके का उनके बीच में विभाजन है उसके बावजूद भी, और वो एक दूसरे का जो विभाजन है जो छेदन रेखा है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, ऐसा ऑप्शन सी बोलना चाहता है। ठीक है ना, ये बात हो रही है। देयर इज ए प्लेस थ्रू, फिर देयर क्या होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आता है। इट और देयर इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आता है। इट प्रोनाउन भी होता है, इट इंट्रोड्यूस भी करता है सब्जेक्ट को, तब हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं। देयर भी इंट्रोड्यूस करता है, तो देयर यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, देयर इज ए प्लेस थ्रू पौडुचेरी, ये एग्जांपल है। जैसे हम ये बोल रहे हैं ना कि ओल्ड और न्यू दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये हमने एक स्टेटमेंट पास किया, ये उसका एग्जांपल है, ये उसका एग्जांपल है। ठीक है ना, एग्जांपल का एलेबोरेशन है कि पांडुचेरी में और क्या क्या हो रहा है। देन उसके बाद ये जनरलाइज किया जा रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस है वो सारी जगहों पे देखने को मिलता है। मैं फिर से बता रहा हूं इसका थीम क्या था। इसका थीम ये था कि जो नया है और पुराना है ये दोनों वर्ड्स एक साथ सर्वाइव कर सकते हैं बगैर एक दूसरे का रास्ता क्रॉस किए हुए जो है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया पौडुचेरी का और वहां पे क्या हो रहा है वो बताया गया है। फिर इस चीज को जनरलाइज किया गया कि ये चीज बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है। ये आपका जनरल स्टेटमेंट है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। उसके बाद यहां से उसका एग्जाम्पल सेट दिया गया है और उसके बाद जनरलाइज किया गया है जो है चीजों को कि ये यही नहीं है, ये वर्ल्ड के बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखने को मिलते हैं। अब जो ग्रामर से हमने देखा है, हमने ग्रामर से क्या मिलाया, हमने ग्रामर से मैच कराया है पौडुचेरी वाले ऑप्शन को ए से, हमने डी को ए से मैच कराया है, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है। उसके बाद हम इस थीम को समझते हैं और थीम को समझने के बाद हम ये समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस है, इससे हम कंक्लूड करेंगे, स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हम द ओल्ड एंड न्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, ये दोनों जनरल स्टेटमेंट की तरह काम कर सकता है। तो सी से स्टार्ट करेंगे, बी से नहीं, और हमें यही पिक करना था कि हम सी से स्टार्ट करें या बी से पिक करें। तो उस वक्त आपको ये समझना है कि ये जनरल स्टेटमेंट है, ये उसका एग्जाम्पल है, उसके अंदर इलेबोरेशन है, देन पूरा जनरलाइज बाकी के सिटीज पे भी किया गया है। ये इस तरीके का फॉर्मेशन है। ये रहा आज के सारे आपके जो है पैराजंबल। मैं उम्मीद करता हूं आज कुछ सीख पाए होगे। मैंने
पैराजम्बल से रिलेटेड और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड एक कोर्स बनाया हुआ है। एक मेरी किताब भी आती है कॉम्प्रिहेंशन की, आप माई पाठशाला ऐप से जाके उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें आपको क्लोज टेस्ट, पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन तीनों सेक्शन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और कॉम्प्रिहेंशन तीनों सेक्शन मिल जाएगा। पैराजम्बल अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो माई पाठशाला पे जाके आप 100 रुपए की फीस, 105 रुपए की फीस है, उसे पे करके आप पूरा का पूरा पैराजम्बल सीख सकते हैं, जिसमें मैंने 420 क्वेश्चन और कुछ 11 के आसपास जो है अप्रोचेज होते हैं, ग्रामेटिकल अप्रोचेज होते हैं, जिनसे आप क्वेश्चन को क्रैक कर लेते हो। मैंने अभी समरी में जो बता पाया हूं मेंस वाले बच्चों के लिए मोटे मोटे, वो तकरीबन 5-7 जो है अप्रोच इसमें कवर हुआ है, डायरेक्टली नहीं, मतलब शॉर्टकट में कवर किया है मैंने। लेकिन अगर आपको एकदम शुरू से इस चीज को समझना है तो आप उस कोर्स में एनरोल करके आप पैराजम्बल पूरी तरीके से सीख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखा पाया हूं, और इसको दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। जो बच्चे मेंस के साथ में अपीयर हो रहे हैं उनको भी ये वीडियो भेज दीजिएगा, ताकि वो अपने पैराजम्बल के सेक्शन को थोड़ा इंप्रूव कर ले।